सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इंटरैक्ट करते रहना है ना, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। दूसरा जिसको आप कहते हैं कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, और तीसरा आप जिसको कहते हैं डिस्पर्सिव या डिसरप्टिव रेप्लिकेशन। अच्छा, तीनों को समझना बड़ा ही आसान है। देखिए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होती है, बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। मान लें कि ये हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। अब हमने क्या देखते हैं कि ये डीएनए अनजिप होता है, यस और नो? ये डीएनए अनजिप होता है रेप्लिकेशन में, और बच्चे इसके आगे एक नया स्ट्रैंड बनता है, इसके आगे एक नया स्ट्रैंड बनता है, यस और नो? यस है ना, ऐसे ही होता है। और फिर एक नया और एक पुराना स्ट्रैंड, एक नया और एक पुराना स्ट्रैंड आपस में कॉइल हो जाता है। ये यही बात पड़ी थी, है ना आयशा, शिफा? जी जी सर। ठीक है ना। जी, जी। यानी जो नए डीएनए, ये एक डीएनए से जो दो नए डीएनए बने हैं, उस डीएनए में एक स्ट्रैंड नया है और एक पुराना है। तो इसमें ये मैं आखिरी बात ये बता के गया था कि ये जो नए डीएनए बने, इसमें डीएनए तो एग्जैक्ट कॉपी ही बना है, लेकिन इसमें एक स्ट्रैंड नए डीएनए से आया है और एक पेरेंट डीएनए से यानी पुराने डीएनए से आया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स में आधा डीएनए पहले का बाकी है और आधा नया आया है। क्योंकि इसमें आधा पहले का बाकी है, देयरफॉर वी कॉल्ड इट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है ना क्या है, आधा बाकी होना। क्या लॉजिक है इसको सेमी कंजर्वेटिव कहने की, कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो नया डीएनए बना है, उस नए डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए का यानी पुराने वाले डीएनए का, जिसको मैंने ब्लैक से शो किया है, और दूसरा रेड वाला जो नया बना था, ठीक है ना। तो दोनों स्ट्रैंड जो कि यानी एक डीएनए में दोनों स्ट्रैंड सेम नहीं है, बल्कि एक पुराने से आया एक नए से आया, देयरफॉर वी कॉल्ड इट सेमी कंजर्वेटिव। जबकि डीएनए एक और तरह से भी रेप्लिकेट कर सकता है। वो कैसे? मान लो कि ये डीएनए था डबल स्ट्रैंडेड, ये डीएनए अनजिप्ड हुआ, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको देखते हुए एक नया स्ट्रैंड बना, इस स्ट्रैंड को देखते हुए एक नया स्ट्रैंड बना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो नए स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में कॉइल हो गए, और पुराने वाले नए स्ट्रैंड जो है वो आपस में कॉइल हो गए, और पुराने वाले आपस में कॉइल हो गए। समझ में आ रही है ये रिप्रेजेंटेशन? कि देखो बिल्कुल रेप्लिकेशन हुई बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुई थी, जो प्रोसीजर जो आपने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। लेकिन आखिर में क्या हुआ कि जो दो नए स्ट्रैंड्स बने हैं, दोज टू न्यू स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड विद ईच अदर, और जो पुराने स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से कॉइल हो गए। तो इसका मतलब जो दो नए डीएनए आए, उसमें एक में दोनों पुराने स्ट्रैंड है और एक में दोनों नए स्ट्रैंड है, यस और नो? इसमें दोनों के दोनों न्यू स्ट्रैंड्स है और इसमें दोनों के दोनों ओल्ड स्ट्रैंड है, यस और नो? यस तो Yes, ऐसी sir. टाइप ऑफ रेप्लिकेशन जिसमें पुराना डीएनए पूरा का पूरा वापस से कंबाइन हो गया, वापस से बाकी रहा, इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसको क्या कहते हैं भाई? कंजर्वेटिव। ठीक है जी। Sir, conservative. तीसरी टाइप होती है डिस्पर्सिव या डिसरप्टिव रेप्लिकेशन। ये थोड़ी स्पेशल है। ये क्या होती है जरा समझना। ये एक डीएनए था, कॉइल हुआ, ये अनजिप हुआ, ठीक है ना। अब इसके आगे एक नया स्ट्रैंड बढ़ा और इसके भी आगे एक नया स्ट्रैंड बना, ठीक है। अब ये कॉइल किस तरह हुए जरा ये देखना, ये थोड़ा सा समझने का। अब मैं डायग्राम में समझाता हूं ताकि तुम्हें बात समझ में आए, और नहीं आए तो बताना। हाँ भाई, कौन बताएगा क्या दिख रहा है इसमें? इसमें क्या नजर आ रहा है तुम लोगों को? कुछ दिख रहा है इसमें एक नया है और एक पुराना है। न्यू। नहीं, मेरे ख्याल है मैं इस तरह दिखाऊंगा तो शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आया। दोबारा दोबारा दिखाने दो मुझे। ये नहीं है जो तुमने बोला। अरेंज हुए हैं सही से। नहीं फ्रेंड्स हैं दो। नहीं, रुक जाओ, अब बताना। एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल। ये मैंने एक स्ट्रैंड बनाया है, इस एक स्ट्रैंड में कुछ अलग दिख रहा है जो पहले नहीं था? कॉम्प्लेक्स।
जी पहले सर। सारे एक जैसे थे, साथ थे और अब मतलब वो एक ही लाइन में थे, अब अलग अलग है। हाँ जी पहले आपने कलर क्या, कलर वो जी अब जो दिखाना चाह रहा था मैं, उम्मीद है कि आप पकड़ पाए इस बात को, कि पहले जो दोनों टाइप की रेप्लिकेशन थी उसमें पूरा नया स्ट्रैंड एक तरफ रहता था, पूरा ओल्ड स्ट्रैंड एक तरफ रहता था। जैसे ऊपर वाली एप्लीकेशन में क्या दिखा आपने, एक नया और एक पुराना मिला। नीचे वाले में क्या दिखा, नए नए आपस में मिले, पुराने पुराने आपस में मिले। यहां आप क्या देख रहे हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन होने के बाद उनकी कॉइलिंग इस तरह से होती है कि एक ही स्ट्रैंड में कुछ पीसेस नए डीएनए के होते हैं, कुछ पीसेस पुराने के होते हैं। देखो फर्क है, इसको सेमी कंजर्वेटिव में नहीं मिला देना। सेमी कंजर्वेटिव में आयशा क्या होता है कि एक स्ट्रैंड पूरा नया होता है, एक स्ट्रैंड पूरा पुराना होता है। जबकि डिस्पर्सिव में हम क्या देखते हैं कि एक ही स्ट्रैंड में कुछ पीसेस नए डीएनए के होते हैं, कुछ पीसेस पुराने, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ नए कुछ पुराने। इसी तरह दूसरे स्ट्रैंड में भी कुछ नए पीसेस, कुछ पुराने पीसेस। बात समझ में आ रही है? ये सेमी कंजर्वेटिव जैसा सुनने में लग सकता है, लेकिन सेमी कंजर्वेटिव जैसा नहीं है ना। क्या फर्क है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक पूरा नया स्ट्रैंड होता है और एक पूरा पुराना स्ट्रैंड होता है, ऐसा हो। पूरा पुराना स्ट्रैंड Yes. है। जबकि हम डिस्पर्सिव या डिसरप्टिव में क्या देखते हैं कि each strand of DNA contains new and old fragments। हर स्ट्रैंड में न्यू और ओल्ड फ्रैगमेंट भी होते हैं। तो डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो उसकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस सेम ही है, लेकिन आखिर में कॉइलिंग अलग अलग तरह से हो जाती है, जो मैंने आपको बताई। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेप्लिकेशन जो डीएनए में है वो ये वाली है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेप्लिकेशन जो डीएनए में होती है वो कौन सी होती है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है। बल्कि जो डेवलप्ड एनिमल्स हैं, डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के अंदर तो सेमी कंजर्वेटिव ही रेप्लिकेशन कॉमन है। जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, उनके अंदर रेप्लिकेशन के बाकी पैटर्न हमें नजर आते हैं। लेकिन मैं बच्चों को हमेशा इसलिए बताता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ऐसा डाटा दे जिससे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन नहीं बल्कि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रूव हो रही हो। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको समझ में आ गया कि प्रोसेस वही है, आखिर में कॉइलिंग का फर्क है। सेमी कंजर्वेटिव में जो नए स्ट्रैंड बनते हैं वो एक नया एक पुराने के साथ कॉइल होता है, जबकि कंजर्वेटिव में नए स्ट्रैंड्स आपस में कॉइल होते हैं, पुराने स्ट्रैंड्स आपस में कॉइल होते हैं। और जो डिस्पर्सिव या डिसरप्टिव रेप्लिकेशन है उसमें जनाब एक ही स्ट्रैंड में फ्रेगमेंट्स की मिक्सिंग हो जाती है। ईच स्ट्रैंड में न्यू और ओल्ड दोनों फ्रेगमेंट्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस जी Yes, सर। अच्छा, ये तो हो गया आसान सा टॉपिक का। अब सवाल ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है अब जो मैं कराने जा रहा हूँ, और ये एग्जाम में एमसीक्यू में तो बेतहाशा आया है, बेतहाशा। और अगर मैं करा दूंगा तो उम्मीद है बात में समझ में आ जाएगी। तुम लोगों को डीएनए का स्ट्रक्चर याद है जरा? एक डीएनए के स्ट्रक्चर किससे बना होता है? डीएनए का मोनोमर क्या है? स्मॉलर यूनिट क्या होता है जिससे डीएनए बनता है? कौन बताएगा? वो जी है ना, न्यूक्लियोटाइड। वेरी गुड आयशा। हाँ क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, है ना? सही कह रही है ना? जी है ना? कहाँ गई जी सर। बेटा? सो गई तुम? मैंने कहा का डीएनए नहीं, का डीएनए का मोनोमर क्या होता है? पता नहीं। अरे अभी तो आयशा ने बताया। पता नहीं कैसे बेटा, ऐसी बातें नहीं करो। क्या होता है बेटा? आयशा दोबारा बताओ। न्यूक्लियोटाइड। हाँ जी, न्यूक्लियोटाइड का वर्ड सुना हुआ है हिना? जी, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बताओ? कितनी चीजों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड? जल्दी से बता दो। न्यूक्लियोटाइड हम्म, मोनोमर से दो मोनोमर से एक मोनोमर से। है बेटा। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर तुमने रिवाइज नहीं किया क्या? न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा था। चलो अभी और तुम्हारी हेल्प करता हूं मैं, अब इसके बाद नहीं करूंगा। जी शिफा, न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बनता है? वो न्यूक्लियोसोम और है। अरे क्लास से पहले तो रिवाइज कर लिया करो बैठ के। जी आयशा। सर तीन स्ट्रक्चर से अच्छा चाहिए। बेस एंड हाँ, शायद है। फॉस्फेट। वो क्रोमोसोम सा जी नहीं, न्यूक्लियोटाइड तो अभी तीन जो तीन न्यूक्लियोटाइड चीजों से होता है ना, पेंटोज, नाइट्रोजनस जी और अब फॉस्फेट। याद आया। शिफा बताओ क्या होती है? हाँ हाँ, आ गया। शिफा कौन सी 3 चीजें होती हैं अब तो बता दो। पेंटोज शुगर जो डी मैं बताऊं। पेंटोज शुगर हाँ वो नाइट्रोजनस। और वो फॉस्फेट। वेरी गुड। और नाइट्रोजन आगे का मैं बताऊं। हाँ बताओ, नाइट्रोजनस बेस की टाइप बताओ। फॉस्फेट में होता है PO3 होता है माइनस में ऊपर जो PO3 या लगती है, PO4? और जो नाइट्रोजन बेस PO4, हाँ PO4 सॉरी। और डीएनए होता है पेंटोज में, और आरएनए का होता है
और नाइट्रोजनस में आपने जो बताया था प्राइमिड और क्या था दूसरा, प्यूरिन। पायरामिड नहीं, पिरामिडीन बेसिस, पायरामिड हाँ पिरामिडीन बेसिस और प्यूरिन हाँ, तो बेसिस। याद तो था। पिरामिडीन बेसिस कितने तरह की होती है? दो तरीके की, कौन कौन सी एडेनिन और सी guanine। और टी, सी और टी। है? पीसीटी, वेरी गुड, सी और टी, साइटोसिन एंड थायमीन। और प्यूरिन बेसिस कौन सी होती है? पुगा, पुगा क्या है? guanine एंड और एडेनिन। एडेनिन। ऐसा ही था। अच्छा, जी क्या हमने ये पढ़ा कि डीएनए का जब स्ट्रक्चर खड़ा होता है आयशा, तो जो ऑपोजिट स्ट्रैंड की बेसेस होती हैं ये आपस में कंबाइन होती हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जी जी सर, क्या इनकी जो पेयरिंग है वो स्पेसिफिक होती है या नॉन स्पेसिफिक होती है? स्पेसिफिक होती है। कौन किससे पेयर करता है बेटा, हमेशा बताइए, कौन किससे पेयर करता है? एडेनिन थायमीन से और और गुआनिन guanine से, साइटोसिन से, वेरी गुड। साइटोसिन। है ना, तुम बताओ साइटोसिन गुआनिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या ट्रिपल? डबल। ट्रिपल बनता है। जी है ना। शिफा तुम रिवाइज नहीं करके बैठी हो तुम यार, है ना, मेरी स्क्रीन पे क्यों लिख रही हो तुम? सर मैं नहीं लिख रही है, खुद ही चलना शुरू हो गया, फोन हैंग हो गया था। तुम सवाल आपकी का मतलब जवाब तो दे आवाज। दो। आयशा जवाब दिए जा रही है, जी शिफा तुमने भी आज रिवाइज नहीं किया हुआ है बेटा, लग रहा है मुझे। क्या सर सवाल ऐसा बोले? ज्यादा है। साइटोसिन और गुआनिन में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल? आयशा ने जवाब ट्रिपल। दे दिया वैसे। हाँ, दे तो किसमें, दिया। सी और गुआनिन एडेनिन में अल्लाह, साइटोसिन और गुआनिन में होता है ट्रिपल होता है सर, ट्रिपल होता है। शायद। बेटा रिवाइज करो इस हाँ चैप्टर, ट्रिपल ही होता है इस चैप्टर के वांदे लग जाएंगे सर। रिवीजन नहीं हुआ तो। हाँ बोलो। नहीं हो गया। अच्छा जी, अब देखो हमने बात की कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है और वो मेजरली कौन सी टाइप की होती है, सेमी कंजर्वेटिव। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है, डीएनए खुलेगा कैसे, बंद कैसे होगा, कौन से एंजाइम जी इन्वॉल्व होंगे, इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। अब सवाल ये है, सर यस कौन सा सर। एंजाइम? अबे डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज बताया तो था। अच्छा सही सही। क्या आयशा एकदम घबरा जाती है कि ये कौन सी चीज सर ने बोल दी। हेलिक्स बताया था ना, कैंची, टेलर, ये जिक्र नहीं किया था क्या? जी नहीं है वो। चलो, अब मुझे बच्चे, मेरे बच्चों, मेरे नौने हालों, अब एक्सपेरिमेंटल एग्जामिनर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पूछ लेता है कि आपको कैसे पता चला कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव फैशन में ही हो रही है जी? अभी हमने कहा ना कि डीएनए मेजरली किस तरह से रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव फैशन में रेप्लिकेट करता है, तो हमें कैसे पता लगा? तो इसका जवाब देने जा रहे हैं। इसको फाइंड आउट किया या इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था मीजन और स्टाहल ने। तो इसको हम मीजन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या साबित करने जा रहे हैं ना? मीजन स्टाइल। हिना क्या साबित करने जा रहे हैं? हिना कहाँ चली जा रही हो बार बार तुम? ये देखो हिना कहीं निकल गई है माइक म्यूट करके, फिर आगे बोलेगी सर क्या बोल रहे थे। मीजन और स्टाहल ने क्या किया है आयशा? इन्होंने प्रैक्टिकली ये क्या मैं भी है? यही हूँ सर, मेरा नेट पता नहीं क्या मसला चल रहा है इसके साथ। एक्सपेरिमेंटली साबित किया इन्होंने कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव। बेटा बहुत फोकस करके समझना है, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, फोकस नहीं हिले तुम लोगों का। देखो इन्होंने क्या किया, ये क्या साबित करने जा रहे हैं कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव ही रेप्लिकेट करता है। अब जरा समझो इन्होंने किया क्या। इन्होंने क्या किया, आप अच्छे से जानते हैं कि डीएनए कितने स्ट्रैंड से मिलकर बनता है, एक या दो? दो। मुझे तीनों का जवाब चाहिए, हर सवाल के लिए मुझे तीनों का जवाब चाहिए। डीएनए कितने स्ट्रैंड से बनता है? तो दो। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक आर्टिफिशियल डीएनए तैयार किया। क्या तैयार किया? आर्टिफिशियल डीएनए। छोटा सा डीएनए। और उस आर्टिफिशियल डीएनए में बनाते हुए इन्होंने किया कि उसमें जो नाइट्रोजीनस बेसिस है ना, भाई डीएनए में नाइट्रोजीनस बेसिस होती है या नहीं होती? होती है। जी होती है। तो डीएनए में जो नाइट्रोजीनस बेसिस इस्तेमाल की ना, उन नाइट्रोजीनस बेसिस में जो नाइट्रोजन था, नॉर्मल नाइट्रोजन कौन सा होता है? नाइट्रोजन 14। नॉर्मल नाइट्रोजन कौन सा होता है? नाइट्रोजन 14 होता है। नाइट्रोजन 14। लेकिन इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन का 15 वाला हैवी आइसोटोप इस्तेमाल किया। क्या किया? 15 वाला हैवी आइसोटोप यूज किया। तो जो डीएनए, पहले समझना है कि आर्टिफिशियल डीएनए जो बनाया, वो आर्टिफिशियल डीएनए नॉर्मल डीएनए से कैसे अलग था कि उसमें जो नाइट्रोजीनस बेसिस इस्तेमाल हुई थी
वो हैवी थी, यानी कि नाइट्रोजन 15 वाली थी, नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं थे। इज दैट क्लियर? Yes. अच्छा, Yes, sir. तो अब आप समझ लीजिए कि एक ऐसा डीएनए बनाया गया जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स पर जो नाइट्रोजनस बेसिस थी वो नाइट्रोजन 15 वाली थी। भाई दो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, और क्योंकि ये हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन से बना था, तो जब इस डीएनए को बनाने के बाद उन्होंने इस डीएनए का सैंपल टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप किया, तो चूंकि ये हैवी डीएनए था, तो हमने क्या देखा कि उनको टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल बॉटम पर इस डीएनए का सैंपल नजर आया। यानी क्योंकि डीएनए जो बनाया था वो हैवी था, तो वो इस मीडियम के अंदर सिंक कर गया बॉटम पर। कहां गया? सिंक कर दिया, यहां पर बॉटम पे सिंक कर गया। इज दैट क्लियर? इसको हम कहते हैं बैंड। जब उन्होंने हैवी डीएनए को एक कल्चर मीडियम में ड्रॉप किया, तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो डीएनए बैंड है वो बिल्कुल बॉटम पे चला गया। लॉजिक क्या है कि ये डीएनए हैवी डीएनए है ड्यू टू नाइट्रोजन 15, इसीलिए वो बॉटम पे सिंक कर गया। यहां तक बात समझ में आती है? जी सर। पहले मुझे Yes. बताओ, मैं दोबारा Yes, sir. रिपीट नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कंफ्यूजिंग हो जाता है दोबारा रिपीट करने से। एक दफा स्टेप बाय स्टेप समझो। तो पहला स्टेप क्लियर है कि पहले इन्होंने क्या किया है ना, एक आर्टिफिशियल पहले तो ये समझो कर क्या रहे हैं, दे वांट टू प्रूव कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई डीएनए जो है अल्लाह का भला, इन्होंने पहले एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाया। उस आर्टिफिशियल डीएनए में उन्होंने नाइट्रोजन 15 के आइसोटोप इस्तेमाल किया, जो कि एक हैवी आइसोटोप होता है, जिसकी वजह से जो डीएनए इन्होंने बनाया वो डीएनए एक हैवी डीएनए था। यहां तक बात समझ में आती है? जी सर। अच्छा, अब गौर से देखिए क्या किया उन्होंने। इस डीएनए को उन्होंने वापस निकाला और इस डीएनए की रेप्लिकेशन कराने का इरादा किया। इस डीएनए की रेप्लिकेशन कराने का इरादा किया, जिसके लिए इन्होंने एक बड़ा सा बीकर या बड़ा सा कंटेनर लिया, जिसको हम कल्चर मीडियम कहते हैं। कल्चर मीडियम का मतलब कि डीएनए की रेप्लिकेशन कराने के लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सब इसमें डाल दिए। डीएनए को एक नया डीएनए बनाने के लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, यानी नाइट्रोजनस बेसेस, फॉस्फेट, पेंटोज, सब कुछ इसमें डाल दिया और इस हैवी डीएनए के सैंपल को भी इसी में डाल दिया। इज दैट क्लियर? इस हैवी डीएनए सैंपल को इसमें डाल दिया। रेप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है रेप्लिकेशन का प्रोसेस जी। कैसे होता है। ओ भाई ये आ गया यहाँ पढ़ने के लिए। जी जी। एक मिनट रुक जाओ यार, वो हमारे साहबजादे जो है ना वो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने आ गए हैं। ग्लास तोड़ दिया? कैसे ग्लास तोड़ दिया? शीशे का? कैसे तोड़ दिया? हाथ पे तो लगी नहीं इसको। क्या हुआ? छोटा वाला ग्लास तोड़ दिया? कैसे तोड़ दिया? मेरे बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई कि इन्होंने हैवी डीएनए के सैंपल को क्या करने जा रहे हैं? रेप्लिकेट कराने जा रहे हैं शिफा। और उसके लिए जी। उन्होंने क्या किया है ना, उनको उसको एक नॉर्मल कल्चर मीडियम एक में डाला। कल्चर मीडियम में डाल दिया। नॉर्मल कल्चर मीडियम का मतलब है कि इस वाले कल्चर मीडियम में जो नाइट्रोजिनस बेसिस थी वो नाइट्रोजिनस बेसिस नॉर्मल वाली थी। कौन सी वाली? नाइट्रोजन 14 वाली। नॉर्मल वाली। ठीक है जी। ये जो कल्चर मीडियम था इसमें जो इन्होंने नाइट्रोजनस बेसिस इस्तेमाल की वो नॉर्मल वाली थी। यहां तक बात समझ में आती है? पहला जो बनाया उसमें हैवी वाली रखी और उसके बाद अब जब इसको रेप्लिकेट कराना चाह रहे थे तो उसके लिए जो कल्चर बनाया उसमें नॉर्मल नाइट्रोजन इस्तेमाल हुई। ठीक है। जी। अब क्या हुआ कि इन्होंने इस सैंपल को इस कल्चर मीडियम में डाला और डालकर छोड़ दिया रेप्लिकेट करने के लिए। जब कई घंटे गुजर गए तो कई घंटे गुजरने के बाद उन्होंने फिर से एक बार एक नई टेस्ट ट्यूब ली और नई टेस्ट ट्यूब में इस सैंपल को डिप करके देखा। नई टेस्ट ट्यूब में डिप करके देखा तो अब उन्होंने क्या देखा कि उनको जो बैंड है वो यहां मिला। पहले बिल्कुल कहां मिल रहा था? बॉटम पर। अब बिल्कुल बॉटम पे नहीं मिला बल्कि कहां मिला? थोड़ा सा ऊपर। असल में बच्चों क्या हुआ होगा जरा समझो कि जब आपने नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए डाला मान लो तो उसके दोनों स्ट्रैंड जाके अलग हुए होंगे। यस और नो? बेटा Yes. जवाब देते हो। जब आप Yes, sir. और अब जब इसके आगे नया वाला डीएनए खड़ा हुआ होगा
तो नए वाले डीएनए में जो नाइट्रोजन इस्तेमाल हुआ वो कौन सा होगा? 14 वाला, यस और नो? Yes. Yes. और जब ये आपस में ये दोनों कंबाइन हुए होंगे, ये दोनों कंबाइन हुए होंगे, तो जो पहले डेंसिटी थी वो 15 की थी, जो बहुत हैवी थी। अब जब कंबाइन हुए होंगे तो 15 और 14 की डेंसिटी क्या होगी? पहले से कम होगी। जब पहले से कम डेंसिटी होगी कम। तो लाजमी सी बात है जो बिल्कुल बॉटम पे सिंक कर रहे थे वो बिल्कुल बॉटम पे नहीं आएंगे, थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे। डज दिस मेक सेंस? Yes. 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 डज दिस मेक सेंस? तो ये फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट समझ में आता है तुम लोगों को सबको कि फर्स्ट जनरेशन पहले इन्होंने डीएनए बनाया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन के बाद उनको एक बैंड मिला इंटरमीडिएट डेंसिटी पर। इंटरमीडिएट डेंसिटी का मतलब बिल्कुल बॉटम पे नहीं मिला बल्कि इंटरमीडिएट, जो उसी वक्त मुमकिन था जब 15-14 कंबाइन हो। इमेजिन करो कि अगर 15-14 कंबाइन नहीं हुए होते, 15-15 कंबाइन होते, तो 15-15 कंबाइन होते और 14-14 कंबाइन होते तो आपको एक बैंड बिल्कुल बॉटम पे मिलता और एक बिल्कुल टॉप पे, यस और नो? Yes. Yes. अगर इमेजिन करो शिफा, हिना, आयशा कि अगर 15-14 कंबाइन नहीं होते बल्कि 15-15 यानी ओल्ड ओल्ड कंबाइन हो जाते और न्यू न्यू कंबाइन हो जाते, तो ओल्ड ओल्ड की वजह से एक बैंड बिल्कुल बॉटम पे जाता और एक बिल्कुल टॉप पे जाता, जबकि ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल इंटरमीडिएट बैंड मिला। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, चलो इसको आगे करते हैं। इन्होंने इसको फर्दर रेप्लिकेट करने के लिए दोबारा से कल्चर मीडियम में डाला, दोबारा से नॉर्मल कल्चर मीडियम में डाला, दोबारा से वही नाइट्रोजन 14 वाला, ठीक है जी, नाइट्रोजन 14 वाले में दोबारा से डाल दिया और फिर 2-4 घंटे अलाउ करने के बाद दोबारा से टेस्ट किया। दोबारा से टेस्ट किया तो अब हुआ क्या होगा, इमेजिन करो कि अब जो एक डीएनए था वो नाइट्रोजन 15 और एक डीएनए कौन सा वाला था? 14 वाला, यस और नो? Yes. तो 15 के आगे 14 वाला स्ट्रैंड आया होगा और 14 के आगे भी 14 वाला स्ट्रैंड आया होगा, यस और नो? Yes. तो जब ये दोनों कॉइल होंगे तो इंटरमीडिएट डेंसिटी बनेगी और जब ये दोनों कॉइल होंगे तो लाइट डेंसिटी बनेगी, यस और नो? Yes. Yes. तो अब इन्होंने सर ये जब समझ नहीं आया। देखो, अब फर्स्ट जनरेशन के बाद कैसा डीएनए मिल गया था? 15-14 वाला डीएनए मिल गया ना बेटा फर्स्ट जनरेशन के बाद आपको। सर वो कैसे हुआ? फर्स्ट जनरेशन, अरे अभी तो फर्स्ट जनरेशन समझा कर आया मैं। पहले आपके पास नहीं सर। 15 वाला डीएनए था, उसके बाद जब आपने इसको 14 वाले मीडियम में कल्चर कराया तो मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया ना कि किस तरह से कल्चर हुआ होगा कि 15 वाले स्ट्रैंड्स खुले होंगे, उनके आगे 14 वाले स्ट्रैंड्स आए होंगे और जब कॉइलिंग हुई होगी तो डेंसिटी जो है वो इंटरमीडिएट हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 15-14। ये वाली बात समझ में आ गई थी ना आपको? जी। जी सर। इसमें भी कंफ्यूजन है आयशा? सर ये जो आपने वापस से मीडियम में डाला है यहाँ समझ नहीं आया। अच्छा देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर जो डीएनए आया ये कौन सा वाला था? 15 और 14 वाला, यस और नो? जी। अब जब मैंने उस डीएनए को इस वाले मीडियम में डाला फर्दर रेप्लिकेशन के लिए तो 15 वाला स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, 14 वाला स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। ये बात समझ में आई? जी। अब 15 वाला स्ट्रैंड के आगे एक नया स्ट्रैंड खड़ा होगा, वो कौन सा होगा? 14 वाला ही होगा ना, क्योंकि मीडियम में कौन सा नाइट्रोजन है? 14 वाला। जी सही। है ना, बात समझ में आ रही है? और 14 वाले के आगे जो स्ट्रैंड खड़ा होगा वो भी 14 वाला होगा, है ना? जी सर आ रही है। अब जब बेटा इनकी कॉइलिंग जी। होगी तो 15-14 आपस में कॉइल करेंगे और यहाँ पर 14 और 14 कॉइल करेंगे, यस और नो? Yes. यस। तो अब क्या हम देखते हैं कि अब जब आप इस सैंपल को डिप करते हैं पानी में तो आप देखते हैं कि एक बैंड आपको मिलता है कहां पर? इंटरमीडिएट, और एक बैंड मिलता है बिल्कुल टॉप पर। जो बिल्कुल टॉप पे मिला वो किस वजह से मिला होगा? नाइट्रोजन 14 की कॉम्बिनेशन, यस और नो? यस। और जो इंटरमीडिएट पे मिला वो कहां मिला होगा? नाइट्रोजन 15-14 कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? यस। ये बैंड्स मिलना उसी वक्त मुमकिन है जब डीएनए किस स्टाइल में रेप्लिकेट कर रहा हो? सेमी कंजर्वेटिव स्टाइल में, यस और नो? अभी हमने समझा ना कि ये बैंड उसी वक्त मिलेंगे इस पैटर्न में जब डीएनए किस स्टाइल में रेप्लिकेट कर रहा हो? सेमी कंजर्वेटिव स्टाइल में। अब अगर मैं डीएनए को बेटा आगे रेप्लिकेट करता जाऊंगा 14 वाले मीडियम में तो 14 वाले डीएनए का कंटेंट बढ़ता जाएगा और 15 वाले डीएनए का कंटेंट क्या होता जाएगा? कम, क्योंकि हर बारी जब मैं आगे जनरेशन लेके जाऊंगा आयशा, है ना, तो मैं क्या देखूंगा? हर बार जो नया डीएनए बन रहा होगा वो 14 वाले पर होगा। तो हम क्या देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो 14 वाला डीएनए है
वो बढ़ता चला जाएगा और 15-14 वाले डीएनए का जो प्रोपोर्शन है वो कम होता जाएगा। डज दिस मेक सेंस? यस Yes. एंड दिस मेथड ऑफ और दिस टाइप ऑफ, यस बेटा, सर आगे जितने भी बनेंगे वो 15-14 या 14-14 के ही बनेंगे। हाँ, लेकिन 14-14 वाले का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि आगे जो डीएनए है उसमें 14 वाले डीएनए ज्यादा आ रहे होंगे। जी तो समझ में क्या आया कि दिस पैटर्न कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड इफ डीएनए इज रेप्लिकेटिंग इन सेमी कंजर्वेटिव स्टाइल। यस और नो? Yes. यस अच्छा, एग्जाम में ना इस तरह से आ जाता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट जनरेशन पर 100% डीएनए जो मिला है वो नाइट्रोजन 15-14 वाला मिला है? Yes. फर्स्ट जनरेशन में 100% डीएनए नाइट्रोजन 15-14 वाला मिला है। यस और नो आयशा? यस और सेकेंड जनरेशन पर 50% आपको मिला है 15-14 और 50% मिला है क्या 14-14। यस और नो? 14. यस और अगर मैंने क्या कहा, इसके बाद अगर आगे बढ़ते जाओगे तो इसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी और इसकी क्या होती जाएगी, कम। इज दैट क्लियर? Come. तो अगर वो तुमसे थर्ड जी। जनरेशन का सवाल पूछ लेगा तो आंसर क्या होगा, जिसमें 15-15 वाले की परसेंटेज 50 से कम हो और 14-14 वाले की परसेंटेज 50 से ज्यादा हो। डज दिस मेक सेंस? Dada. यस Yes. तो बेटा दिस वाज द एक्सपेरिमेंट जिसके जरिए मीजल और स्टाहल ने एक्सपेरिमेंटली साबित किया कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है ना सेमी कंजर्वेटिव फैशन में। क्या समझ में आया? मैं एक बार Conservative. कर दूं। जी सबसे पहले क्या किया बेटा, एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाया बाय यूजिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। यस और नो? ये एक्सपेरिमेंट एग्जाम में लिखने के लिए आया है और एमसीक्यू में आता है तो पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा होता है, कंक्लूजन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है जी। एक हैवी डीएनए बनाया, उसका बैंड लिया तो वो बॉटम पे मिला, उसके बाद उसको फिर नॉर्मल मीडियम में कल्चर किया, रेप्लिकेट कराया, तो उसके बाद उसमें जो बैंड आए, पहले 100% इंटरमीडिएट डेंसिटी का बैंड आया और उसके बाद 50% इंटरमीडिएट वाला आया और 50% लाइटर डीएनए आया। ठीक है ना? ये पैटर्न बैंड का उसी वक्त मिल सकता है जिस वक्त डीएनए किस स्टाइल में रेप्लिकेट कर रहा हो, सेमी कंजर्वेटिव। अगर कोई भी और स्टाइल फॉलो करोगे तो ऐसा नहीं होगा। मान लो नहीं होगा। कंजर्वेटिव स्टाइल लेके चलो तो कभी भी इस तरह का बैंड फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिलता। डज दिस मेक सेंस आयशा सरफराज? Right. जो Yes. नोट इसमें नोट करना है कुछ तो नोट कर लो। टॉपिक ये वाला खत्म हो गया, आगे चल रहा हूं मैं, आगे जा रहा हूं।